नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। सेवन्थ के ज्योग्राफी के एनसीईआरटी हम लोग कर रहे थे, जिसमें चैप्टर 4 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था आपको। और रेगुलर पढ़ने की कोशिश किया कीजिए, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। नए पैटर्न के हिसाब से बहुत ज़रूरी होता है ये, और इसको रेगुलर फॉलो कीजिए। रेगुलर फॉलो करने का मतलब कि ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, सभी के जो मैं वीडियो डालता हूँ उसको देखिए। आप खुद से पढ़ते होंगे और मैं जो पढ़ाता हूँ उसमें अंतर होता है थोड़ा सा, तो उस अंतर का मतलब होता है कि कोई आपको पढ़ा रहा है जेन्युइनली, और उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो वाकई आपको बहुत मदद मिलेगा। ओके, अगर हिस्ट्री का आपने फॉलो किया होगा तो आपको पता चला होगा कि क्या अंतर होता है। क्या है कि जल के बारे में जब आप सोचते हैं तो वगैरह वगैरह लिखा हो, बच्चों के लिए है ये। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। जल चक्र की बात कर रहा है। क्या होता है देखिए, दरअसल यहाँ पर कि जो जल है यहाँ पर लिक्विड के फॉर्मेट में है। सूर्य के वाष्प के कारण ये इवेपोरेट हो जाता है, जहाँ पर गैस के फॉर्म में आ जाता है, वाष्प के फॉर्म में आ जाता है, वाष्प जिसको कहा जाता है। और जब क्षोभ मंडल में हम ऊपर की तरफ में बढ़ते हैं, क्षोभ मंडल में ऊपर में बढ़ने पर क्या होता है, तापमान कम होता जाता है। तो तापमान के कम होने के कारण से क्या होगा, जो यहाँ पर गैस के फॉर्मेट में छोटे छोटे जल के बूंद के आकार में ले लेते हैं। और जब ये जल के बूंद के आकार जो होते हैं ये इतने बड़े हो जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं कि ग्रेविटी उनको अपनी तरफ खींच ले, तब ये क्या होता, तो तब ये वर्षा के फॉर्म में नीचे ज़मीन पर आ गिरते हैं और फिर से उन्हीं नदी नालों स्रोतों में चले जाते हैं। ये क्या है, पूरा का पूरा ये एक साइकिल है। साइकिल का तात्पर्य होता है उस चीज़ से जो निरंतर चलती है। साइकिल कभी भी रुकती नहीं है। जल का जो चक्र है, चक्र का मतलब होता है निरंतर घूमने वाला, चक्र का मतलब होता है यही। तो यानी कि ये कभी रुक नहीं सकता है। इसमें बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जो सदियों पहले जो जल था पृथ्वी पर, आज भी वही है। कोई जल नहीं बदला है, जल की मात्रा फिक्स है। हाँ, उनका स्रोत अलग अलग हो सकता है कि ज़्यादा जल जो है वो खारे पानी में बन जाए, लेकिन उनका स्रोत अलग हो सकता है, लेकिन जल तो पृथ्वी पर उतना ही है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, कि अमेजन नदी का जो जल था वो कुछ सदियों पहले वो आज आपके गिलास में रखा हुआ हो। ये सब क्या है, तो ये सब जल चक्र के कारण ही होता है। तो इसी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से वर्षा, हिम अथवा साहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। साहिम वृष्टि का मतलब होता है जो स्नोफॉल होता है उनके फॉर्मेट में। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर और वायुमंडल धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसी को जल चक्र कहा जाता है। ओके, महासागर से आसमान, आसमान से फिर धरती, ये पूरा चक्र चलता रहता है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज ही मौजूद है। फिर वो अमेजन नदी का उदाहरण दिया इन्होंने कि अमेजन नदी का पानी हो सकता है कि आज आपके गिलास में हो। ये कैसे संभव हो पाता है, तो जल चक्र के माध्यम से संभव हो पाता है। अलवण जल के मुख्य स्रोत क्या क्या होते हैं, तो अलवण का मतलब ऐसे जो जल जो पीने लायक होते हैं और वो लवणीय नहीं होते, यानी कि उनमें सॉल्ट नहीं होता है। सॉल्ट से तात्पर्य दोनों हो सकता है, NaCl भी हो सकता है, सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, मैग्नीशियम का क्लोराइड भी हो सकता है। ये दोनों ही हो सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अधिकांश जो जल हैं वो खारे जल कहाँ पर होते हैं, तो समुद्री क्षेत्र में होते हैं। और उनमें सॉल्ट कौन सा होता है, तो NaCl ही होता है। खाने वाला नमक जो होता है वही होता है। सॉल्ट और भी होते हैं, लेकिन वो दवाइयों वगैरह में उपयोग किए जाते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और पृथ्वी पर अधिकांश भागों में समुद्र है, और वो क्या है, पानी के सारे, तो सारे खारा पानी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए जल का वितरण लिखा हुआ है। जल के वितरण से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है जल के वितरण से सवाल, जल के वितरण से ये पूछ लिया जाता है कहाँ पर कितनी जल की मात्रा है अभी। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो पूरे दुनिया भर की इतनी बड़ी बड़ी नदियों का आप नाम सुनते हैं, उनमें दुनिया भर के जल का मात्र 0.0001% है। नदियों में जो जल है वो आपके वायुमंडल में जो जल है उससे कम जल है। वायुमंडल में जितने जल हैं उससे कम जल नदियों में हैं। ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। सबसे अधिक जल कहाँ पर है, तो 97.3% जल जो है ये कहाँ पर है, तो महासागरों में है, जो पीने के लायक डायरेक्टली नहीं होते हैं, खारा जल होता है वो। बर्फ छत्रक यानी कि ग्लेशियर के फॉर्मेट में 2% जल हैं, यानी कि लगभग 99% जल जो हो गया वो आपका बर्फ और सागर में चला गया। बाकी 1% में ही भूमिगत जल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, 0.68%। झील जो दुनिया के बड़े बड़े हैं, उन झीलों में इन नदियों से ज़्यादा पानी होते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसको क्रम में लगा कर रख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा महासागर, फिर आपका बर्फ़ का छत्रक, फिर आपका भौम जल होता है, फिर आपका झील हो गए, फिर झील के बाद से क्या हो जाएगा, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें जो हो गई उनमें हो गया, फिर वायुमंडल में हो गया, फिर नदियों में हो गया। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए।
इजराइल के मृत सागर जो डेड सी है, डेड सी इजराइल है, ये है इजराइल के पूर्व में यहाँ पर डेड सी दिखेगा। इसी के पश्चिम के इलाकों को वेस्ट बैंक कहा जाता है, जो चर्चा में रहता है फिलिस्तीन को लेकर। इजराइल के मृत सागर 340 ग्राम प्रति लीटर, यानी कि 1000 ग्राम में 340 ग्राम वहाँ पर नमक होता है। तो ये इतना ज़्यादा ये लवणीय है कि यहाँ पर इस मृत सागर में आप किसी इंसान को उठाकर फेंक देंगे तो लवणीय जल जो जितना ज़्यादा होगा उसमें डूबते उतने ही कम लोग हैं। तो यानी कि यहाँ पर अगर किसी को तैरना नहीं भी आ रहा है और वो भी घुस जाएगा इसमें तो डूबेगा कभी नहीं। जैसे समुद्र में जो तैरना होता है वहाँ पर क्या होता है, समुद्र चूँकि खारा होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो उसमें तैरना सो कॉल्ड थोड़ा सा आसान होता है मीठे पानी के कंपेयर करें तो। जिसमें जितना ज़्यादा नमक होगा वहाँ पर तैरना उतना ही आसान होगा। अब ये क्रियाकलाप वगैरह दिया हुआ है जो आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके लिए नहीं है। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासों होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं? ये तो आपके जागरूकता बढ़ाने के लिए भी है कि भाई जल का हम बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। महासागरीय परिसंचरण, अब ये क्या होता है, ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। एक यहाँ पर पीटी फैक्ट है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है और जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रवृत्त किया जाता है। समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलीन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध, लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल और झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागर में कभी भी लहर बंद नहीं होते हैं, वो लहर निरंतर चलते रहते, कभी लहर शांत नहीं होता महासागर का। महासागर की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगें जो आपको टाइड जिनको कहा जाता है, ज्वार भाटा जिनको हाई टाइड कहा जाता है, धाराएं का मतलब क्या होता है, महासागरीय करंट। महासागरीय करंट होते हैं जो रेगुलर सतत रूप से हमेशा प्रवाहित होते रहते हैं। बहुत सारे महासागरीय धाराएं भी आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरंगे किनको कहा जाता है? जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंग उत्पन्न होती है, जिससे जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती हैं। जब हवा चलती है, ये जल है, जब हवा चलती तो अपने साथ क्या करती है, वाटर को आगे धकेलती है। इसके कारण से किसका निर्माण होता है, तो टाइड का, तरंगों का निर्माण होता है। जितनी तेज हवा होगी उतनी ही ऊंची लहर बनती है किसकी, तो वो जल की। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय गेंद अगर गिर गया होगा तो बहुत ही मनोरंजक होता है। जब महासागरीय सतह का जल लगातार उठकर गिरता रहता है तो इसे तरंग कहा जाता है। क्या कहा है, तो तरंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। क्या कह रहा है पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए बड़ा सा आप एक रख लीजिए, क्या, तो बड़ा सा एक कटोरा, बड़ा सा एक टब रख लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए। यहाँ पर किसी भारी चीज़ को अगर आप डुबाएंगे या किसी भारी चीज़ को फेंकेंगे अचानक से, तो देखेंगे कि टब का दूसरी तरफ जो है यहाँ से पानी उछट के बाहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ आई जिसने उसका स्थान ग्रहण किया, जिसने क्या किया, पानी में हलचल पैदा कर दी। समुद्र भी एक पूरी दुनिया का कटोरा है जिसमें बहुत सारा जल है। इसमें कहीं पर भी कुछ होता है तो पूरे दुनिया के जल में कुछ न कुछ हलचल महसूस होती है। अब मान लीजिए कहीं पर बहुत तेज भूकंप आया, तो अगर कटोरा में पानी रखा उसको खूब तेज हिला दीजिए तो उसमें क्या होगा, खूब सारे आप देखेंगे तरंग उत्पन्न होने लग जाते हैं। अगर जल का पात्र भरा रखेंगे तो उसमें खूब सारी तरंगे आपको देखने को मिलती है। तो यही चीज़ तो सुनामी में भी होता है। अब सुनामी क्यों हो सकता है आप मुझे बताइए। तो भूकंप के कारण से हो सकता है, ज्वालामुखी कहीं पर फट गया हो तो उसके कारण से हो सकता है, जल के नीचे भूस्खलन हो गया हो। मान लीजिए समुद्र के नीचे कहीं पर, समुद्र बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो वहाँ पर कोई बड़ा सा पहाड़ टूट के नीचे गिर पड़ा हो समुद्र में ही, तो उसको भूस्खलन के कारण भी हो सकता है। जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणामस्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले विशाल ज्वारीय तरंग, 15 मीटर बहुत हाइट होती है, एक नॉर्मल छत से भी ऊपर हाइट तक पहुंच गई, उससे ऊपर जो तरंगें उठ सकती हैं उनको सुनामी कहा जाता है। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 700 किलोमीटर पर आवर। दुनिया की जो फास्टेस्ट कार है वो भी इसके आधे गति पर ही चलती है। 700 किलोमीटर पर आवर की गति से ये तरंगे चलती हैं। ये बहुत ही तेज़ गति हुआ। 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है।
2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट भी डूब गया था। एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, जैसे ये मान लीजिए ये पूरा का पूरा समुद्र है और यहाँ पर क्या है, ये समुद्र का ये तट का इलाका है और ये गहरा समुद्र है, ये है तट और ये गहरा समुद्र है। तो अगर यहाँ पर ऐसे सुनामी चल रही है तो यहाँ पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बैठा हुआ आदमी अगर नाव पर बैठ के गीत गा रहा है उसको पता भी नहीं चलेगा उसके नीचे सुनामी निकल रही है। वहीं जब सुनामी इधर आती है तो ये इसके नीचे का जो करंट है वो क्या होता है, इसकी गति तो कम हो जाती है लेकिन इसका ऊपर का जो आपका तरंग है वो बढ़ जाता है। इसके कारण से क्या होता है, तट के भागों में खूब नुकसान पहुंचाती है ये, लेकिन इसकी गति भले ही कम हो जाती है लेकिन इसका जो वेव है वो ऊपर उठाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए मिट्टी डाल दीजिए आप, तो जो समुद्र में वेव यहाँ पर डूबा हुआ था, समुद्र के नीचे से चल रहा था, जब इसको गहराई नहीं मिलेगा, नीचे ज़मीन आ गई है तो यही पानी कहाँ पर चलने लग जाएगा, ऊपर चलने लग जाएगा। इसलिए ये आदमी जो समुद्र में था, गहरे समुद्र में, समुद्र के तट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, गहरा समुद्र का मतलब बहुत दूर था, नाव पर बैठ के गाना गा रहा था, उसको पता भी नहीं चलेगा और यहाँ पर शहर में क्या हो जाएगा, तो तबाही मच जाएगी और भारी नुकसान हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, तो यही सुनामी के कारण ही होता है। सुनामी पृथ्वी का तांडव क्या है ये, तो 26 दिसंबर 2004 को आपको पता ही है सुनामी आया था, बहुत ही भारत और हिंद महासागर में ये सुनामी आया था, जिससे भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। भारत की जो प्लेट है ये बर्मा प्लेट यानी कि म्यांमार के प्लेट जो है उसके नीचे धंस गई थी और 10 से 20 मीटर तक महासागर का तल जो है विस्थापित हो गया था। जो महासागर का जो ज़मीन है वो 10 से 20 मीटर तक खिसक गया था। आप इमेजिन कर सकते कितना भारी भूकंप आया होगा। भूकंप की तीव्रता 9 मापी गई थी, इससे ज़्यादा भूकंप की तीव्रता हिंद महासागर में नहीं आई है कभी और इसके कारण से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे चले जाने पर वापस समुद्र की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया था, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयान की गति से की जा सकती है। वायुयान जितनी तेज़ चलती है ना उतनी तेज़ गति से सुनामी आई थी। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का धुर दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में था ये भी परमानेंट डूब गया, इंदिरा पॉइंट भी डूब गया था इसी में। तो 2004 का सुनामी में सबसे ज़्यादा नुकसान किस देश में हुआ था, इंडोनेशिया में 10,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। समुद्र तल से सुनामी 3 किलोमीटर गहराई तक गई, जिसके फलस्वरूप 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए थे। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इन सभी जगहों पर नुकसान देखा गया था। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह का नुकसान हुआ था। ये आपको तमिलनाडु के इलाके का चित्र दिखा गया है और आगे बढ़ते हैं। ये तो 2004 की बात है। ज्वार भाटा क्या होता है, ज्वार भाटा को समझते हैं। क्या होती है ज्वार भाटा भाई, तो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब इसको ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तो तट के पीछे चला तो उसको भाटा कहा है। देखिए दरअसल होता क्या है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी क्या है, तो एक चुंबक के तरह में है और एक ये मून है और ये मून ले लीजिए और ये बड़ा सा सन है। तो अब देखिए होता क्या है, पृथ्वी को सन जो है अपनी ओर और सन को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। तो काउंटर बैलेंस करने के लिए पृथ्वी के जल जो होते हैं वो इस तरफ उठ जाते हैं एक बार में। सूर्य भी यहाँ से लगाएगा, भाई सूर्य को नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो मून जब इसको अपनी ओर खींच रही है और पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच रही है तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करता है पृथ्वी, तो इधर का जल आपको उठा हुआ दिखेगा और इधर का जल आपको कम दिखेगा। चूँकि पूरे पृथ्वी का महासागर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाता है, जल जो है वो कहीं न कहीं बैलेंस करती है इस चीज़ को। अब यही चीज़ क्या कहलाता है, ज्वार और भाटा। जहाँ पर जल कम हो गया है उसको भाटा कहा जाता है और जहाँ पर इस जल की उपस्थिति ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा ऊंचा दिख रहा है, उस इलाके को ज्वार कहा जाता है। अब यही सन है, ये पृथ्वी है, सॉरी अर्थ है, ये मून है और ये सन है। अब यहाँ पर सन और मून आ जाए, ये दोनों ही पृथ्वी के ऊपर अपनी बल लगा रहे हैं। पृथ्वी इनके काउंटर करने के लिए अपना बल लगा रही है, यानी कि हाईएस्ट टाइड यहाँ पर दिखेगा, बहुत ज़्यादा बल लगेगा यहाँ पर। इसके कारण से क्या होगा यहाँ पर, तो आपको सबसे ज़्यादा बड़ा टाइड दिखेगा। पूरा फोटो से मैं समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये पृथ्वी सूर्य चंद्रमा लघु ज्वार भाटा। ये पृथ्वी है, जब सूर्य और चंद्रमा 90 डिग्री पर होते हैं तो ये लघु ज्वार भाटा दिखता है। 90 डिग्री मैं कह रहा हूँ आपको बताने के लिए,
लेकिन दरअसल में होता क्या है, जब वो एक दूसरे को काउंटर कर रहे, तो यहाँ पर सन भी लगा रहा है, यहाँ पर पृथ्वी भी लगा रही है और यहाँ पर चंद्रमा भी लगा रही है बल, तो उसके कारण से क्या होगा, लघु ज्वार भाटा बनेगा, बहुत ही कम, छोटा सा। वृहत कब बनेगा, देखिए यहाँ पर चंद्रमा भी है और सूर्य भी एक ही लाइन में होंगे, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा, तब वृहत ज्वार की घटनाएं देखी जाएंगी। 2 बार ये देखी जाएंगी। कब कब हो सकता है ये, तो पृथ्वी एक ये बीच में रहे, इधर मून आ जाए और इधर सन आ जाए, या फिर दोनों एक ही तरफ आ जाए, तो क्या होता है, बड़े स्तर के ज्वार भाटा आपको देखने को मिलते हैं, जिसको बृहद ज्वार भाटा कहा जाता है, दीर्घ ज्वार भाटा का संज्ञा भी दी जाती है। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। सूर्य और चंद्रमा के जो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल है, वही मैं तब से कह रहा था आपको, बहुत आसान टॉपिक है, कुछ नहीं है, बेकार टॉपिक है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, तब उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन में सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। पूर्णिमा के दिन एवं अमावस्या के दिन में, पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन में जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही में होते हैं, तब सबसे बृहद ज्वार आपको देखने को मिलता है। लेकिन जब चांद अपने प्रथम वो अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से अपने उस पर पड़ता है, विपरीत दिशाओं से पड़ता है, और इसके कारण से क्या होता है, तो परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहा जाता है। जब आपसे एग्जाम में लघु ज्वार और निम्न ज्वार भाटा पूछा जाए, तो कृपया करके इस फोटो को बना कर आइएगा, बेहद आसान है। कई बार तो पीटी में भी जुड़े हुए फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। उच्च ज्वार नाव संचालन में सहायक होता है। क्यों होगा उच्च ज्वार संचालन में सहायक? क्योंकि नावें उन क्षेत्रों में भी जा सकती हैं जहां पर सामान्य तौर पर कम पानी की वजह से नाव नहीं जा पाती है। उच्च ज्वार के आने से उन क्षेत्रों में भारी पानी घुस जाएगा, तो वहां पर भी नाव आसानी से चली जाएगी। और कोई ज्वार भाटा ऐसे नहीं होता कि अभी ज्वार आया तो 10 मिनट बाद निकल जाएगा, कुछ देर वहाँ पर ठहरेगा ज्वार, उसके बाद क्या होता है, निकल जाता है। जो आपका हल्दिया पोर्ट है, ये ज्वार भाटा आधारित पोर्ट है। ज्वार जब आता है उच्च, तो समुद्र से जहाज हल्दिया पोर्ट तक आ जाते हैं, और जब फिर से ज्वार आता है उच्च, तो अपना सामान खाली करके बैठे रहते हैं। जैसे ही ज्वार फिर से आता है तो उस पर सवार होकर वो वापस समुद्र में चले जाते हैं। ये जलस्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करता है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। यही फैक्ट पीटी पूछ लेगा तो आप बोलोगे सवाल कहाँ से पूछ लिया, जबकि ये पूछा तो गया है एनसीईआरटी से। और अनेक मछलियां तट के निकट आ, इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना किसी कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थान पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जिसको कहा जाता है कि टाइडल वेव का उपयोग कर रहे हैं हम लोग। इसलिए तो विद्युत बनाने के लिए टाइडल एनर्जी कहा जाता है, टाइडल एनर्जी। जब ज्वार आया तो हमने एक बड़ा सा क्या किया, टैंक बना लिया। जब ज्वार आया तो ज्वार ने इसे पानी भर दिया। जब ज्वार वापस हो गया तो यहाँ पर हमने क्या किया, छोटे छोटे डायनेमो लगा दिए हैं। अब टैंक में पानी भरा हुआ है। जब ज्वार चला जाएगा तो भाटा आएगा, तो ये सारे जल जब वापस जाएंगे तो डायनेमो को घुमाएंगे, और इसी डायनेमो को घूमने से हमें बिजली मिल जाएगी। बस हो गया अपना काम। चलिए आगे बढ़ते हैं कि महासागरीय धाराएं किनको कहा जाता है। यहाँ से काफ़ी सारे सवाल आपके पीटी में आते हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से, वो रुकती नहीं है, वो हमेशा बहती रहती हैं। क्यों बहती हैं? तो लवणीयता में अगर डिफरेंस है, घनत्व में अगर डिफरेंस है, एयर हो सकता है, पृथ्वी के घूमने से हो सकता है, ठंडे और गर्म जल की हो सकते हैं। इन्हीं सब कारणों से क्या होता है, महासागरीय धाराएं एक तरफ से दूसरे तरफ चलती हैं। अब ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर यह है विषुवत। विषुवत से जो धाराएं ऊपर या नीचे जाती दिखेंगी, उनको हम बोलेंगे कि ये क्या है, तो ये गर्म जल की धारा है। अगर यहाँ पर भी कोई जलधारा ऐसे जा रही है तो बोलेंगे गर्म जल की धारा, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं। या दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, इस तरह से आ रही है। जब जब आपको दिखे कि ये ध्रुव की तरफ से नीचे की तरफ में आ रही हैं, या ध्रुव की तरफ से ऊपर की तरफ में आ रही हैं, नीचे के गोलार्धों में जाएंगे, तो सब के सब ठंडी जलधाराएँ होती हैं। भले ही यही वाली जलधारा जाए और ऐसे घूम के आ जाए ऊपर से, तो इसको भी क्या कहा जाएगा कि ये ठंडी जलधारा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। महासागरीय धाराएं गर्म व ठंडी हो सकती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। दोनों ध्रुव की तरफ अगर दिशा है
जलधारा का तो उसको हम गर्म जलधारा बोलेंगे। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांश से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होते हैं। उच्च अक्षांश यानी कि 90 डिग्री, निम्न अक्षांश यानी कि 0 डिग्री। अब ये तो आपको क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर नहीं है तो बहुत बड़ी गलत बात कर रहे हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि लेब्राडोर की जलधारा कहाँ पर बहती हैं और गल्फ स्ट्रीम कहाँ पर बहती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। जैसे अगर कहीं पर गर्म जलधारा बह रही है तो वहाँ का तापमान गर्म हो सकता है, कहीं पर अगर ठंडी जलधारा बह रही है तो वहाँ का तापमान ठंडा हो सकता है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म और शीत जलधाराएं मिलती वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर ऊपर से ठंडी जलधारा आ रही थी, नीचे से गर्म जलधारा आ रही थी और दोनों क्षेत्र वहां पर मिल गए। ये मछली उत्पादन के लिए सबसे आइडियल कंडीशन बनाता है। इसीलिए आपको कनाडा के तट पर, जापान के तट पर यहाँ पर मछली का उत्पादन खूब होता है। क्यों? क्योंकि ये मछलियों के निषेचन के लिए, अंडे देने के लिए सबसे आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पर गर्म और जल दोनों के जो धाराएं हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा दोनों यहाँ पर मिलते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी धाराएं बताई गई, इनको कृपया करके याद कर लीजिएगा। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको गर्म और ठंडी जलधारा मिलते हुए दिखेगी। कहाँ पर? तो यहाँ जापान के समीप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जलधारा आ रही है ऊपर से और यहाँ पर एक नीचे से जा रही है जो मिल रही है। इसी प्रकार से लेब्राडोर की जलधारा और ये गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर कनाडा के समीप में मिलती है। यहाँ पर भी आपको क्या दिखेगा? मछली उत्पादन का अच्छा खासा दिखेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मछली उत्पादन का दिख रहा होगा आपको। और ये इसको ध्यान में रखिएगा कि मछली उत्पादन का कहाँ कहाँ पर होता है। यहाँ पर भी दिख सकता है आपको और भी बहुत सारे जगहों पर आपको मछली उत्पादन का दिख सकता है, जैसे यहाँ पर भी दिख सकता है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि जहाँ जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है और वो मछली उत्पादन के लिए सर्वोत्कृष्ट होते हैं। ये कुछ प्रमुख जलधाराएं हैं दुनिया की, जिनको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सवालों को भी ज़रा हल कीजिए और इसको पढ़िए। आसान से सवाल होते हैं और इन सवालों को लिखने की भी कोशिश कीजिएगा कि कैसे इनको लिखा जाता है। छोटा सा लेक्चर लिया है मैंने, छोटा छोटा करके ही कंप्लीट करेंगे। अगले चैप्टर को अगले वीडियो में करेंगे। इसका वीडियो रेगुलर ही कर लेते हैं ताकि जल्दी समाप्त हो जाए। थैंक यू सो मच। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू आप सभी का।